दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति यानी कि एक कस्टमर कितना सेविंग्स अकाउंट्स रख सकता है और इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजेक्शन्स कर सकता है अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करता है तो। इसके अलावा आप कितना यूपीआई कर सकते हो जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसमें क्या लिमिटेशंस लगाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर लोग ज्यादा अकाउंट्स रखते क्यों है, ज्यादा अकाउंट्स उनका होता क्यों है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग अपने घर पर सबसे पहले अकाउंट ओपन करवाते हैं, फिर बाद में वो किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं जॉब करने के लिए। तो जिस स्टेट में जाते हैं वो जॉब करने के लिए और जिस कंपनी में जाते हैं वो कंपनी उनके लिए एक सैलरी अकाउंट ओपन करके दे देती है। तो इस तरह से उनके पास में एक से अधिक अकाउंट हो जाता है। इसके अलावा कई केसों में हमने ये भी देखा है कि लोग दूसरे स्टेट में आते हैं तो जीरो बैलेंस के चक्कर में काफी सारे सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लेते हैं। यहाँ पर ऑफर के नाम पर आजकल तो एजेंट भी आते रहते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर एजेंट लोग अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से लोगों के पास में एक से अधिक अकाउंट हो जाता है। अब सवाल आता है कि क्या एक से अधिक अकाउंट्स मुझे रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो देखो आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक एक व्यक्ति जितना मर्जी चाहे उतना सेविंग्स अकाउंट्स रख सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप मेंटेन कर पाते हो या फिर नहीं मेंटेन कर पाते हो। आप चाहे तो 12 अकाउंट रख लो, 13 अकाउंट रख लो। अब उसमें मिनिमम बैलेंस आपको काफी ज्यादा हर एक अकाउंट्स के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है तो आपको हर एक अकाउंट्स के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ज्यादा अकाउंट रखने के क्या नुकसान होते हैं, तो देखो यहाँ पर ज्यादा अकाउंट रखने के नुकसान यही है कि आपको ज्यादा सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में 3 सेविंग्स अकाउंट्स है और तीनों ही रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एक भी नहीं है। तो यहाँ पर तीनों सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ेगा और तीनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको डेबिट कार्ड के ऊपर हर साल चार्जेस देना पड़ेगा, एसएमएस अलर्ट के ऊपर हर मंथ चार्जेस देना पड़ेगा। किसी बैंक में एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको हर मंथ देना पड़ता है और किसी बैंक में यहाँ पर हर क्वार्टर यानी कि पर 3 महीने में एसएमएस अलर्ट देना पड़ता है चार्जेस। तो यहाँ पर दोस्तों चार्जेस आपको काफी हाई देना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की, तो मान लो इन तीनों सेविंग्स अकाउंट में से आपका 2 सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है और एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है, तो भी आपको सर्विस चार्जेस काफी ज्यादा देना पड़ेगा। अब मान लो आपने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर फिजिकल डेबिट कार्ड भाई साहब ले रखा है, तो यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना ही देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चार्जेस हाई हो जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे कितना सेविंग्स अकाउंट्स रखना चाहिए अक्रॉस, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3 अकाउंट्स ही रखो। क्योंकि देखो भाई साहब, अगर आप एक अकाउंट रखते हो और मान लो आपको कभी पैसे की नीड हो गई, अर्जेंट हो गई, जरूरत हो गई और यहाँ पर उस बैंक का, जिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है उस बैंक का सर्वर डाउन है और आप पैसे नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप 3 अकाउंट जरूर ही रखो। एक अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती हो और दूसरा अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए रखो और तीसरा अकाउंट जो रखो वो अपना एक्सपेंसेस के लिए रखो, ताकि आपको कोई जरूरत पड़े, कोई सामान खरीदना हुआ तो आप उस अकाउंट के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सको। अब दोस्तों दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजेक्शन्स कर सकता है अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करता है तो देखो यहाँ पर इनकम टैक्स रूल के मुताबिक एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में ओनली 10 लाख रुपए ही ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। अब वो चाहे तो 10 लाख रुपए में यूपीआई करो, चाहे तो आप गूगल पे करो, चाहे तो आप फोन पे करो, चाहे तो आप पेटीएम करो, आईएमपीएस करो, आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, कैश डिपॉजिट करो, कैश निकालो, यानी कि कुछ भी करो आप एक साल में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि अगर मेरे पास में मल्टीपल अकाउंट्स है और मल्टीपल अकाउंट से मैं 10-10 लाख रुपए तक करता हूं तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है ना, उस पैन कार्ड के जरिए ट्रैक होता है आपका डेटा। तो आपके पास में चाहे तो 12 अकाउंट हो, आप ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस भी आपके पास में आ जाए और भाई साहब यहाँ पर अगर नोटिस आ गया ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे कि मैंने ये ट्रांजेक्शन्स कब किया था। और इनकम टैक्स के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आप अपने अकाउंट के ऊपर 2 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट सिंगल ट्रांजेक्शन्स में नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसे कंडीशंस में भी आपके पास में नोटिस आ सकता है।
अब यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल होगा, कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि सर कहाँ ही नोटिस आता है, यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस ही नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है इंडिया में वो काफी कम लेवल पे हैं, जिसके कारण काफी सारे कस्टमर्स को पकड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 7 साल के अंदर कभी भी नोटिस भेज सकता है। मान लो आपने आज कोई ट्रांजेक्शन किया और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 7 साल के बाद में यानी कि 5 साल के बाद में पता चला इनकम टैक्स को, तब आपके पास में जब नोटिस भेजेगा तो आप 5 साल का जो ट्रांजेक्शन रहेगा 5 साल के पहले वाला आपको याद नहीं रहेगा और आप जवाब नहीं दे पाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनकम टैक्स रूल के खिलाफ बिल्कुल भी मत जाओ, और यहाँ पर अगर आपको जाना ही है तो आप ITR फाइल करो। आप जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन करो, लेकिन आप उसका ITR जरूर फाइल करो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।